हाय निक, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर टेस्टनेट? भैया आपने टेस्टनेट कैसे क्लियर किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? यार ये क्वेश्चन मैंने पिछले एक साल में बहुत बार सुन लिया है एंड बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके चीज़ पूछी है. सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट. माई नेम इज़ निखिल एंड आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ TISS HRM and LR, and I will tell you how I prepared for testnet and how I was able to clear the cutoff and convert to get a seat in TISS HRM and LR program. So guys, पहले आपको स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ. पर्टिकुलरली जब भी स्ट्रैटेजी की बात आती है मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाता हूँ, क्योंकि द वे स्ट्रैटेजीज मार्केटेड इज़ कि आपने कोई स्ट्रैटेजी सुनी एंड यू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करेगी. तो कुछ चीज़ें मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी पर्सन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो उसके बैकग्राउंड से, उसकी लेगेसी नॉलेज से और उसके एक्सपीरियंस से शेप्ड होती है, और कुछ उसकी पर्सनल विल भी होती है. सो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो मेरे बैकग्राउंड नॉलेज, मेरी लेगेसी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस थी. ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए वर्क करे या ना करे, बट आई एम श्योर टुडे आई विल टेल यू अ वेरी स्मार्ट वे येट वेरी अनकन्वेंशनल वे टू प्रिपेयर फॉर टेस्टनेट. ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कैट MBA कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर अप्लाइंग फॉर टेस्टनेट, और उनके लिए भी है जो कैट में अपीयर नहीं हो रहे हैं और सिर्फ टेस्टनेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैं आपको अपनी थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एंड आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. एंड आपको कुछ वीडियोस दिख भी जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे उस इंस्टीट्यूट के, बट इवेंचुअली ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई हैड टू शट इट डाउन एंड देन आई जॉइन TISS HRM and LR प्रोग्राम. सो बिफोर इवन गिविंग टेस्टनेट आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ मैथ्स. मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट था. आई यूज टू टीच मैथ्स, सो देर वॉज नो इशू विथ मी रिगार्डिंग टू द क्वांट सेक्शन. तो मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे आता हूँ. सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन करने का डिसाइड किया तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो TISS ने पिछले साल के क्वेश्चंस पिछले टेस्ट लिए हुए थे उन्हें मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया. उस टाइम पे वो क्वेश्चंस मुझे MCQ फॉर्मेट पे नहीं मिले थे, बट लेटर ऑन मुझे वो MCQ फॉर्मेट में मिल गए. तो और अभी आज के डेट में अगर आप चाहो तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. iQuanta है, क्रैकू है, और आई थिंक अनअकैडमी है, जहाँ पर आपको टेस्टनेट के प्रीवियस ईयर पेपर एज अ टेस्ट फॉर्मेट मिल जाएंगे. ठीक है, अब मैं ये चीज़ आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रिपरेशन का पहला फेज़, पहला स्टेप, बिना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल खरीदे, बिना कोई मॉक टेस्ट दिए, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल अप्रोच जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि हम पहले बुक्स खरीद के लाते हैं, फिर हम उन बुक्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले अपने प्रीवियस 5 साल के, अब तो 6 साल हो गए हैं, 6 साल के आप क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कीजिए इन एन एक्चुअल टेस्ट फॉर्मेट. अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा कि हमारी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, फिर हम टेस्ट देंगे और कहीं हम डीमोटिवेट हो गए तो हमें लगा बहुत कम स्कोर आ रहा है, इतने में तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा. तो यहीं पर बस आपको थोड़ा सा अपने मन को संभालना है और आपको ये चीज़ अपने आप को समझानी है कि यार हम टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें एक्चुअल में कितना आ जाता है ये देखने के लिए. हम टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि हम अपना बेस, हम अपना पोटेंशियल सेट कर पाएँ कि हमें कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आप ऑलरेडी इस लेवल पे खेल रहे हो, तो आपको इस लेवल से अपनी प्रिपरेशन उठा के यहाँ तक जाने का रिडंडेंट फेज़ आपको नहीं अपनाना है. इसका सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स से कि आपने मॉक टेस्ट दिया और आपको दिखा कि कोई टॉपिक है जो आपसे आराम से बनता है, तो मेरे हिसाब से उन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी ना दे करके, उनके क्वेश्चंस या उनके मटेरियल्स ना सॉल्व करके आपको अपने वीक पॉइंट्स पे सॉल्व करना चाहिए, जो कि मैंने किया एग्जैक्टली. मैंने अपने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए. बहुत ही प्यार से मैंने उनकी एक्सेल शीट बनाई, उनमें मैंने नोट डाउन किया क्वेश्चन वाइज कौन से क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए और सही हुए, कौन से क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए और नहीं सही हुए, कौन से क्वेश्चंस मुझे बने ही नहीं जो मैंने छोड़ दिए. इन 3 चीज़ों पे मैंने बाइफरकेट किया हर एक क्वेश्चन पेपर को. और ट्रस्ट मी, दिस वाज नॉट इजी. ये करना अपने आप में एक टास्क है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 7 to 8 मंथ्स के आसपास का टाइम है, और जो लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसको एज अ पैरेलली कर सकते हैं. ठीक है, कैट वालों के लिए मैं बाद में कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा. सो दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू टेस्टनेट. तो वो आपको कर लेना है. ठीक है, अब आप कब कर रहे हो अपने शेड्यूल में, आप वो चीज़ डिसाइड कर लो. बट ट्रस्ट मी, यहीं पर 95% लोग लैग कर जाते हैं. इवन फॉर द वंस हु आर अपीयरिंग
80% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे सॉल्व भी नहीं किए होते हैं, ठीक है। तो आपका कंपटीशन 80% तो वहीं रिड्यूस हो जाता है। सो अगेन लेट्स कम हियर, आपने प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर्स जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ टॉपिक्स हैं वो उनसे क्वेश्चन हमेशा ही आ रहे हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन बहुत रेयरली आ रहे हैं। तो इमीडिएटली आपका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो गया। पहला प्रायोरिटी ऑर्डर आपका सेट हो गया जब आपने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए। आपने पूरे 5 साल के पेपर्स दिए, मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके के, आपने पूरा बाइफरकेट कर लिया कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे बने, इसके नहीं बने। आपको ईजिली एक पैटर्न दिखने लग जाएगा कि हाँ मुझसे ये टॉपिक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी वैसे करोगे कि अब आप जो रिसोर्सेस आपके पास जो भी है वो आप उन पर्टिकुलर वीक टॉपिक से बनाना चालू करोगे, ठीक है। ये हुआ आपका पेपर एनालिसिस, ठीक है। अब जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपके कुछ स्कोर आएंगे। मेरे उस समय स्कोर आ रहे थे अराउंड, मैं मैथ्स में 28 के आसपास स्कोर कर रहा था 30 में, इंग्लिश में मेरे 27 से 26 के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा था, और जीके में ऑब्वियसली मैं बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। तो व्हेन आई स्टार्टेड तो जीके में कट ऑफ से भी कम इनफैक्ट एक बार स्कोर आया था। मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया कि जीके ही मेरा सबसे वीक एरिया है और वहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। मैथ्स में मैंने जो टॉपिक्स या जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं नहीं सही कर पा रहा था उनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। ये हुआ प्रीवियस ईयर पेपर्स का काम। पहली चीज़ कि आपकी वीक एरिया आइडेंटिफाई करना, दूसरा कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो स्पेसेस आइडेंटिफाई करना, और तीसरा आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कि आप पेपर कितने टाइम में कौन से सेक्शन को हैंडल कर पा रहे हो। ये तीनों चीज़ आपकी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्लियर हो जाएगी। अब एक एडवाइस, एक कॉशन वो ये है कि आपके कुछ स्कोर आएंगे, ठीक है। लेट से आप 40 स्कोर किया, ठीक है, मैथ्स इंग्लिश मिला करके, आपको दिखेगा कि आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगेन मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगी कि मेरा तो 10-20 नंबर कम आ गया कट ऑफ क्लियर होने से, मेरा तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन दिस इज़ अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग इसीलिए कि जो एक्चुअल में एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं वो इस मोमेंट से ऊपर उठ के इसकी प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं, और जो डीमोटिवेट हो जाते हैं वो आपका कंपटीशन कम कर देते हैं, ठीक है। सो आई वांट यू ऑल टू बी द अबव वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। कम आया कोई दिक्कत नहीं, वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, उनको सॉल्व भी तो करना है। एंड ट्रस्ट मी, टिसनेट का इंग्लिश एंड मैथ्स, दिस इज़ अमॉन्ग द लाइक मॉडरेट, एवरेज ईजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का ही होता है व्हेन यू कंपेयर इट टू कैट एंड जैट, ठीक है। यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया, मुझे वीक एरियाज़ मिल गए, मुझे समझ में आ गया कि जीके पे बहुत मेहनत करनी है। फिर मैंने जीके की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो अब आते हैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब मैंने मैथ्स का पेपर पिछले 5 सालों का दिया तो मेरे स्कोर्स जो थे वो अराउंड 27-28 आ रहे थे, विच इज़ कि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे लेवल पे थी। अब वो क्यों थी? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ाता था, मुझे मैथ्स पसंद था, मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड था, और मैंने पहले बहुत सारी बुक्स सॉल्व कर रखी थी। मैंने अरुण शर्मा सॉल्व कर ली थी, मैंने सर्वेश के वर्मा की क्वांटम कैट सॉल्व की हुई थी, मैंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण टिसनेट का जो मैथ्स सेक्शन था वो रिलेटिवली मेरे लिए बहुत ईजी था। अब फॉर दोज ऑफ यू जिनको इसमें स्ट्रगल होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितना एनालाइज किया, आप अगर अरुण शर्मा की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1, या फिर अपने कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल्स के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 और 2 सॉल्व कर पा रहे हो, तो यू वुड बी वेरी ईजी, इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू क्रैक द क्वांट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी थी। अगेन मैंने जो फॉलो किया, मुझे दिखा कि कुछ टॉपिक्स में मेरा थोड़ा सिली मिस्टेक हो रहा है, या फिर थोड़ा वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट में मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। मैंने इमीडिएटली उन टॉपिक वाइज मैंने उनको स्टैंडर्ड बुक्स से उनके क्वेश्चन सॉल्व करके उनको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। अगेन एक होता है जो फुल प्रूफ मेथड होता है, जिसमें आप पूरे के पूरे कोचिंग मटेरियल सॉल्व कर लेते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा मेथड जो मैंने फॉलो किया कि वीक एरिया आइडेंटिफाई करके मैंने सिर्फ उन पार्ट को सॉल्व किया। देयर इज़ अ चांस कि कोई एक ब्लाइंड स्पॉट रह गया होगा मेरा, बट वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं किया।
बट आई बिलीव दिस वॉज अ वे मोर गुड स्ट्रैटेजी देन द कन्वेंशनल अप्रोच, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो क्वेश्चन सॉल्व करता रहता जो मुझसे ऑलरेडी बनते हैं. एंड इवेंचुअली यू स्टार्ट टू लाइक वी स्टार्ट फीलिंग बोर्ड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट यू कैन ईजिली सॉल्व. ठीक है, तो ये थी मैथ्स की स्ट्रैटेजी. अगेन वन मोर बुक RS अग्रवाल, वो भी मैंने बना रखी है. वैसे ही क्वेश्चंस भी बहुत सारे टिस्नेट में आते हैं. आई थिंक यू गिव द प्रीवियस के ईयर्स के पेपर एंड देन यू योरसेल्फ गेट एन आइडिया कैसा हो रहा है ये. अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन में. ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में भी अगेन मेरी जो बैकग्राउंड थी, मैं हिंदी न्यूज़पेपर रीड करता था, मुझे अच्छा लगता था रीड करना. एंड ट्रस्ट मी, हिंदी न्यूज़पेपर सिर्फ रीड कर लेने से ही मेरी ऑलमोस्ट इंग्लिश की स्कोर समझ लो, मेरा पूरे इंग्लिश के स्कोर का जो श्रेय जाता है वो हिंदू न्यूज़पेपर रीड करने को ही जाता है. मैं उसके एडिटोरियल रीड करता था, उसके जो वर्ड्स हैं वो कॉपी में लिख लेता था जिसके मुझे मतलब नहीं पता है, और फिर मैं उसको एज अ डिक्शनरी बना के रखता था अपनी पर्सनल. ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आई टेल यू कि ये मैंने 1 साल में नहीं किया है, ये मेरे 2-3 साल का प्रोसेस था. ठीक है, आप 1 साल में कर लो, अगर आप उसको रिटेन कर पा रहे हो तो इट्स गुड. अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड अप्रोच रहता है कि आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरीज हैं उनको याद करते हो, वो भी हेल्प कर सकता है. ठीक है, मेरा ये अप्रोच था. दूसरी चीज़ जो बेस्ट बुक है, आई थिंक सब जानते हैं, वर्ड पावर मेड ईजी. ये तो मस्ट टू डू है यार. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट, जैसे लाइफ में ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर कैट और टिस्नेट तो आपको वर्ड पावर मेड ईजी करना ही है. छोटी सी बुक है, 40 डेज़ लगते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बुक है वो, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने के लिए. ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीड करने से आपके RCs अच्छे हो जाते हैं, आपके पैरा जम्बल्स अच्छे हो जाते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे हो जाते हैं, एवरीथिंग वर्क्स. उसके अलावा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ रही थी प्रीवियस ईयर्स के सेक्शन में, तो मैंने कोई स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं की टिस के स्पेशली इंग्लिश सेक्शन के लिए. बट मैंने उससे पहले आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जब मैं टिस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, साइमल्टेनियसली मैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था. और इवेंचुअली टिस में आने के बाद फिर वो क्लियर भी हो गया मेरा, बट आई डिसाइडेड टू स्टे हियर. तो जो मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी, उसमें इंग्लिश के लिए मैंने एक SP बख्शी बुक थी अरिहंत की, वो फॉलो की थी. आई थिंक वो बहुत सारे जो बच्चे SSC CGL के लिए प्रिपेयर करते हैं, बैंक PO एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए वो हेल्प करती है. मुझे पर्टिकुलरली बहुत इजी टू गो बुक लगी. कुछ लोगों ने मुझे रैन एंड मार्टिन भी रिकमेंड किया था, मैंने वो भी बुक देखी, दैट इज़ ऑल्सो डिटेल्ड. बट आई चूज़ टू गो विद SP बख्शी क्योंकि कॉन्सेप्ट जो थे उसमें मुझे ईजी टू अंडरस्टैंड लगे. उसके अलावा बुक्स का अपना एक चैलेंज होता है. मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली यूट्यूब के ऑनलाइन वीडियोज़ की, जो जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है, इस टाइप के जो आपके टॉपिक्स हैं, कई बार ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट के फॉर्म में किसी एक एजुकेशनल चैनल में अपलोडेड होते हैं. ठीक है, तो वो मैंने हंट डाउन किए, उनसे मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड करके नोट्स बना लिए, एंड दैट्स हाउ आई अप्रोच्ड इट. रिमेंबर कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और आपके पास ऑलरेडी ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं, तो यू स्टिक टू दोज मटेरियल्स ओनली. एंड आई बिलीव कि उसमें बहुत स्ट्रक्चर तरीके से चीज़ें दी हुई होंगी. बट इन केस यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर कोचिंग, देन these all things, these all sources will help you. ठीक है, बुक्स का ये था. बट अगेन जो मैं ये जो बुक लिस्ट बताई मैंने, रैन एंड मार्टिन, SP बख्शी, आई थिंक दे माइट नॉट हेल्प यू दैट विद द कैट प्रिपरेशन. उसके लिए आई एम नॉट लाइक कमेंटिंग ऑन दैट राइट नाउ, बट फॉर टिस्नेट दे आर रियली गुड. ठीक है, मुझे तो हेल्प हुई, और आई थिंक टिस्नेट का जो लेवल होता है ईजी टू मॉडरेट, वो इन दोनों ही बुक्स से बहुत ईजिली कवर भी हो जाता है. ठीक है, तो ये रही इंग्लिश की बात. दूसरी चीज़ जो मैंने इंग्लिश के लिए फॉलो की थी, हाँ, वो ये थी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और आई थिंक ये इट्स अ वेल नोन स्ट्रैटेजी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करने से होता है. सो डेली आप 1-2 RCs 2-3 RCs अगर आप सॉल्व करो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ईजी लगने लगता है. ठीक है, सो आपको इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको मॉक टेस्ट देने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस सॉल्व करने हैं, और इसी तरीके से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. ठीक है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाई इम्पैक्ट एरियाज़ बताए थे, उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी. अदरवाइज़ वो हाई इम्पैक्ट एरियाज़ आप खुद
अपना चार्ट आउट कर सकते हो बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर। वो वैसे ही बना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके एनालाइज करके उसके इट्स अ लिस्ट डाउन ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये रही इंग्लिश की बात। अब आते हैं जो मेजर जो चैलेंज, जहाँ पर ऑलमोस्ट 90% कैट स्टूडेंट्स को डर लग जाता है इन सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के, जहाँ पे जीके आता है कि जीके कैसे करें, ठीक है। क्योंकि आई टेल यू, ये चलती है आपकी कैट की पूरी प्रिपरेशन, इसमें बहुत ही डिस्कनेक्टेड सा टॉपिक आ जाता है जीके, ठीक है। तो जीके कैसे टैकल करें, ठीक है। अब आपको जो मोस्ट यूजुअली एडवाइस मिलती है वो ये होती है कि बुक्स परचेज़ कर लो एंड देन स्टार्ट रीडिंग इट। मुझे भी मिली थी, मैंने भी किया था स्टार्ट, मैंने लूसेंट परचेज़ की, मैंने रीड करना स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे एडवाइस मिली कि एक हाइलाइटर लो एंड यू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बट यार सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब आप पहली बार वो बुक लेके बैठे हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट करना चालू कर दी। मैंने डेट्स हाईलाइट कर दी, कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिखा वो हाईलाइट कर दिया, एंड मेरे माइंड में टेंशन बिल्ड होने लग गया कि यार अब इतना सारा याद कैसे रहेगा, है ना। ऑब्वियसली याद कैसे रहेगा, क्योंकि जीके इज़ ऑल अबाउट, ये तो ओशन है, कोई कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो हमारी जो इनहेरेंट पहली जो इंस्टिंक्ट होती है वो होती है कि सब याद कर लेंगे, रिविजन करेंगे और हमारा इवेंचुअली ये प्रिपेयर हो जाएगा। बट ये जो फेज़ है ये धीरे 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 डाई डाउन कर जाता है। हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ठीक है। यही सेम मेरे साथ भी हुआ। इसके लिए अगेन बैक टू आवर स्ट्रैटेजी, पहले ही हमने पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए थे। हमें पता चल गया था कि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें पता चल गया था। अब हम इन्हें रीड करना चालू करेंगे इम्पोर्टेंस वाइज। हमें पता चल गया पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो हम पहले हिस्ट्री रीड नहीं करेंगे, हम पहले पॉलिटी रीड करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो जो बुक्स मैंने फॉलो की थी, अगेन इट्स लाइक थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, क्योंकि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। तो लूसेंट तो थी बट आई ट्रस्ट मी ऑनेस्टली मैंने लूसेंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी। बट मैंने जब सिविल सर्विस अपने स्टेट सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन की, और ये थोड़े ज़्यादा कट्स लगेंगे इस वीडियो पे क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है और बहुत बार खांसी आ जा रही है। सो नाउ दैट आई हैव टेकन द कफ सिरप इट शुड बी फाइन। तो हम कहाँ थे, हम थे कि हाँ कि बुक हमारे पास आ गई है, बहुत ओशन ऑफ नॉलेज है उसमें, जीके का बहुत बड़ी सी बुक है, लूसेंट है, मनोहर पांडे है, ठीक है। बट समझ में नहीं आता कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी अगेन एक स्ट्रैटेजी है कि एक तो आपको आधी तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ हद तक आपको पता चल गई है प्रीवियस 5 साल के पेपर से कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब उस टॉपिक को भी जब आप रीड करने जाओगे ना उस बुक में, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत बड़ा सा लेंदी सा चैप्टर है और उसमें बहुत सारी याद करने की चीज़ें हैं। तो इस चीज़ में अगेन हेल्प हम लेते हैं प्रीवियस ईयर के सेम टॉपिक के किसी और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन थी उसमें मैं घटना चक्र करके एक बुक आती थी। घटना चक्र एक बुक है, उस बुक का मेथोडोलॉजी क्या है कि आपको हर एक टॉपिक से किसी भी स्टेट में आए हुए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में जो MCQs हैं वो उसमें दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब उस बुक में आपको एक छोटा सा एक पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। आपको उसको रीड करना है, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे नीचे। वो क्वेश्चंस पिछले ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हुए हैं इंक्लूडिंग UPSC, ये उनके क्वेश्चंस होते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पहली बात आपने कुछ रीड की और जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में होता है और वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आप सभी ने अपने पर्सनल लाइफ में ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आप कोई भी MCQ क्वेश्चन जब आप सही गलत करते हो तो आपको हमेशा याद हो जाता है यार इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये था, ठीक है। तो आपकी मेमोरी सैचुरेट नहीं होती है। तो वो एक बेस्ट वे होता है फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ने का, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ MCQ सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी बिल्ड होती है। तो वो मैंने फॉलो की थी। घटना चक्र मैंने हिस्ट्री की, पॉलिटी की, एनवायरनमेंट की, सभी की सॉल्व कर ली थी। उसका वंस अगेन एक और एडवांटेज क्या होता है, एक और एडवांटेज ये होता है कि आपको मान लो कोई टॉपिक देखा, फिर उसको आपको दिखा कि उसमें से कम 20 क्वेश्चंस फॉर्म हो गए,
आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वो टॉपिक है जो मुझे हाईलाइट करना था। समझ में आ रहा है आपको कि ये जो प्रोसेस है ये है बहुत लेंदी। आप जब घटना चक्र की बुक देखोगे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की देखोगे, ज्योग्राफी की देखोगे, बहुत मोटी, अकेले लूसेंट से डबल साइज़ की बुक होती है वो। बट वो क्यों डबल साइज़ की होती है? क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, बट MCQs फॉर्मेट है। तो MCQs, और देखो, एक स्टेट ने कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरे स्टेट ने भी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट चेंज करके पूछा, बट वो बुक डिफरेंशिएट नहीं करेगी, बुक आपको वो दोनों ही क्वेश्चंस दे देगी। तो इसलिए उसके नंबर ऑफ पेजेस से हम नहीं डरना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन ये स्ट्रैटेजी मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, खास करके जो कैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टिस्नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो तो डेफिनेटली ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र की बुक मंगा करके MCQs उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको टिस्नेट के लेवल से ऊपर भी ले जाएगा थोड़ा, बट अगेन MCQ अप्रोच इज़ वे बेटर देन द नॉर्मल अप्रोच, पर्सनली स्पीकिंग, ठीक है। मुझसे वो पेजेस नोट्स बना करके उसे दिन रात रट्टा मारना मुझसे उतना कंफर्टेबली नहीं हो पाता। मुझे पहले जानना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसको फिर पहले उन चीज़ों को सिक्योर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा अप्रोच था, ट्रिमेंडसली हेल्प किया मुझे। मैं अभी इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको आई थिंक शो करूँगा पिछले साल के टिस्नेट पेपर के जीके का, और कैसे वो जो क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, ठीक है, विच विल काइंड ऑफ प्रूव माई पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ, इसीलिए मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को थोड़ा अनकन्वेंशनल बता रहा हूँ, जिसको मैं एक्चुअली स्मार्ट मानता हूँ, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। ये हो गया घटना चक्र की बुक्स जो हो गई, वो एक वो हो गई। मैंने एक और बुक देखी जो मैंने पर्सनली टेस्ट नहीं की है, बट उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हैं, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके, ठीक है। एक तो आपने नॉर्मल लूसेंट ले ली, ठीक है। अब आपको उसमें पता करना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। आप पूरा पढ़ोगे, टाइम तो है, पढ़ सकते हो यार, बट उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। आपने उसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ली, आपको दिखा जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया, जिस टॉपिक से बहुत सारा UPPCS में भी क्वेश्चन आ गया, और SSC में क्वेश्चन आ गया, CGPSC में क्वेश्चन आ गया, UPSC में क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल गया वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये तरीका फॉलो करने से जीके जो इतना बड़ा आपको ओशन लग रहा था, अब आपको उस ओशन में थोड़े थोड़े टापू दिखने लग जाएंगे, आइलैंड्स दिखने लग जाएंगे, ये पॉलिटी का आइलैंड, ये ज्योग्राफी का आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशिएंट और मिडिवल के, ठीक है। ये चीज़ आप खुद रियलाइज़ कर लोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख करके। पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, राइट्स इंपॉर्टेंट है कि अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये मैंने फॉलो की थी, मुझे इससे बहुत हेल्प हुई थी। इसके अलावा ये जो पूरा MCQ है, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सॉल्व कर ली थी, किरण की एक जो SSC CGL जो बच्चे देते हैं, किरण की एक जीके का रिपोजिटरी आता है, वो जीके का रिपोजिटरी 15,000 MCQs का होता है, ठीक है। बहुत थिक बुक है, बट अगेन ये मेरी लेगेसी नॉलेज थी, ये मैं टिस्नेट में अपीयर करने से पहले ही सॉल्व कर चुका था। बट अगेन उस बुक में भी ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है कि उसमें पूरे प्रीवियस ईयर के जो आपके जीके के क्वेश्चंस हैं, वो जो किसी भी SSC के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और यार टिस में एक ही चीज़ है जो आपको मेक और ब्रेक करती है, वो है जीके। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टिस, तो इतना एफर्ट करना मेरे हिसाब से जस्टिफाइबल है, खास करके जब आप 9 मंथ्स लॉन्ग की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहे हो तो, ठीक है। ये होगा MCQ बेस्ड अप्रोच, ठीक है। MCQ बेस्ड अप्रोच यानी कि आप MCQ सॉल्व करते जाओ, इवेंचुअली आप इतने MCQ सॉल्व कर लोगे कि आपका इंट्यूशन भी बिल्ड हो जाएगा। ये एक और अंडररेटेड एस्पेक्ट है जो MCQs का मैंने आपको शेयर नहीं किया है, कि आप जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करते हो, उतना ज़्यादा आपके MCQ क्वेश्चंस को डील करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। मैंने लास्ट Z का जो वीडियो बनाया था उसमें ये भी बताया था, डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका सही आंसर न ढूंढने के बजाय अगर आप रिवर्स अप्रोच फॉलो करो और आप गलत आंसर्स एलिमिनेट करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली यू आर लेफ्ट विद द करेक्ट ऑप्शन। ये आप टेस्ट में भी यूज़ करोगे, जिस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नहीं पता, आंसर नहीं पता, आपको मार्क तो सारे करने हैं, आपको नहीं पता इसका आंसर, आप मोस्ट रॉन्ग वन का एलिमिनेट करता चले जाओ, ठीक है। ये भी एक अप्रोच होता है जो बहुत जितने भी टॉपर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं इस चीज़ को।
ये तो हुआ जीके का पार्ट। ये मैंने स्टैटिक की बात बता दी आपको, ठीक है, कि कहाँ जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, खास करके ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए जो एमसीक्यूज़ हैं स्टैटिक जीके के, वो आपको मिल जाने चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए, या वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आपको मिले, या फिर आपको वो किरण की बुक से मिल जाए एसएससी सीजीएल की, या फिर वो आपको घटना चक्र के बहुत सारे कंपेडियम से मिल जाए। ठीक है, आप इन सारी बुक्स को ऑब्जर्व करो, खुद डिसीजन लो। अगर डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने टॉपमेट का लिंक दिया हुआ है 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए। कोई और पर्सनल क्वेरी हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अब ये तो हुआ ये वाला पार्ट स्टैटिक जीके का। अब आते हैं करंट जीके पे। ठीक है, करंट जीके में भी अगेन जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, और उसके बाद आपको जो ईयर बुक होती है मनोरमा ईयर बुक, वो आपको कर लेनी है। ठीक है, इसमें अगेन मेरा जो अप्रोच था, मनोरमा जो ईयर बुक है वो बहुत ही लेंदी बुक है, बहुत ही काइंड ऑफ लाइक फिल्ड विद डेटा है। उसमें से अगेन आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना इज़ अ रियल चैलेंज। मैंने पर्सनली नहीं किया मनोरमा को फॉलो, मैंने जो फॉलो किया था वो था ऑलिव बोल्ट की बोल्ट मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स होती हैं ऑलिव बोल्ट की, तो मंथली आपको करंट अफेयर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देती हैं, टॉपिक वाइज देती हैं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, बैंकिंग, फाइनेंस, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक बुक होगी जो मैंने बताई। इसके अलावा बहुत सारी अफेयर्स क्लाउड की बुक आती है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स आती है। विजन आईएएस थोड़ी सी हाई लेवल हो जाती है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट गो फॉर इट, बट अगर आप बिगिनर हो, आप उसे नहीं अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, गो विद द स्मॉलर वंस। टेक्स्ट बुक की मंथली मैगजीन्स हैं, बैंकर्स अड्डा की मंथली मैगजीन्स हैं। ठीक है, चूज़ वन। आई चूज़ ऑलिव बोर्ड की बोल्ड। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ होता है, मेन करेक्ट ऊपर हाईलाइटेड होता है, वर्कड फॉर मी। एक अच्छा एड ऑन होता है उस पर, अगर उस मंथली मैगजीन में ही फैक्ट्स बता देने के बाद कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि फैक्ट्स पढ़ लेने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने से वो इट्स लाइक अ रीइंफोर्समेंट। अगेन वो नहीं अवेलेबल था, मैंने दूसरा अप्रोच यूज़ किया। एक ऐप होता है टेक्स्ट बुक का, जिसमें करंट अफेयर्स के क्विज़ेस होते हैं, मंथली क्विज़ेस होते हैं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स का क्विज़ होगा 250 क्वेश्चंस का, 300 क्वेश्चंस का। कुछ ऐप्स तो डेली क्विज़ेस भी ऑफर करते हैं। मंथली वाले सारे क्विज़ेस दो, ठीक है, और उनका रिवीजन करो। अगेन जितने भी मैंने सोर्सेज बताए हैं, इनका चैलेंज ही यही है। एमसीक्यू क्वेश्चंस का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप जब रिवीजन करने जाते हो तो आपको दोबारा वो एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं, विच इज़ गुड। अगर आपके पास 1 या 2 महीने बचे हैं, दोबारा सॉल्व कर लो, रीइंफोर्स हो जाएगी। बट एग्ज़ाम के 7 डेज़ पहले, 5 डेज़ पहले आप नहीं कर पाओगे इसको पूरा रिवीजन। ठीक है, तो ये एक इसका चैलेंज है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बट अगेन यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लेना, मेंटल मेमोरी मैप बना लेना, दिस इज़ बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। खास करके जो सालों साल से चले आ रहे हैं, जो जिनको 5-6 साल से जो रेगुलरली हो रहे हैं, उनकी तो बहुत अच्छी रिपोजिटरी होती है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की। ये हो गया, ये था मेरा करंट अफेयर्स का पार्ट। उसके बाद करंट अफेयर्स का एक और चीज़ जो कि स्टैटिक के लिए भी अप्लाई होता है, 10 बार रिवीजन यार मिनिमम। जो सोर्स आपने पढ़ा है डी डे एग्ज़ाम से पहले, एटलीस्ट बनाओ एक कॉलम, चार्ट पेपर चिपकाओ दीवार पे, 1 2 3 से लेकर 10 तक नंबर दो। हर एक बार जब आप पूरा कंप्लीट साइकिल चला लेते हो, वो 1 रिवीजन काउंट होता है। फिर पूरे मटेरियल का 1 रिवीजन। एट द एंड जब आप 10th रिवीजन कर रहे होगे ना, स्पेशली फॉर द जीके पार्ट, मैथ्स के लिए तो, इंग्लिश के लिए इतनी नीड नहीं, जीके के लिए 10th रिवीजन साइकिल जब आप चलाओगे ना, आपको उस पर्टिकुलर पेज की मेंटल मेमोरी आने लग जाएगी। ठीक है, वो चीज़ आपको करनी है। रिवीजन कैसे करना है उसका भी मैंने एक वीडियो बताया है, कैसे फैक्ट्स को याद रखना है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ट्राई टू यूटिलाइज द टेक्निक्स दैट आई हैव टोल्ड यू, ये मैंने फॉलो की थी करंट अफेयर्स याद रखने के लिए। ठीक है, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मल्टीपल बार रिवीजन करो, जितने बार रिवीजन करते जाओगे उतना ज़्यादा याद होते जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी थी कंप्लीट जो मैंने फॉलो की थी, एंड आई वाज एबल टू स्कोर डिसेंट मार्क्स अबव द कट ऑफ। ठीक है, तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू, बट अगेन टेक दिस ऑल ऑफ दिस स्ट्रैटेजी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन क्या थी
उस पर डिपेंड करेगा कि आपके लिए स्ट्रेटजी वर्क करेगी कि नहीं। अगर आपका बिल्कुल ही बेस बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि स्टार्ट से एकदम एक एक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करें एंड देन बिल्ड योर फाउंडेशन। आप ऑलरेडी कैट में 95-96 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो तो यू कैन डिसेंटली ईजिली यूज़ दिस अप्रोच। स्पेशली कैट स्टूडेंट्स जो टिसनेट को देते हैं, लाइक टिसनेट को दे कीप इट एज वन ऑफ देयर ऑप्शन, नॉट देयर प्राइमरी ऑप्शन। यूज़ दिस टेक्निक टू बिल्ड योर जीके पार्ट। ये IIFT और जैट में भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। पैरेलली वर्क करते जाओ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम वैल्यू टू यू। एंड हाँ, लास्ट एडवाइस, मॉक्स जो भी रेप्यूटेड सोर्सेस हैं जितने ज़्यादा मॉक्स दे सकते हैं दो। मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर मानोगे तो डेली एक मॉक दो यार, जितने मॉक्स दोगे उतने कम है। डिलीजेंटली दो, मॉक्स दो। मॉक्स आर अ गुड वे टू स्पेंड योर टाइम। मॉक्स आर योर लाइफ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एंड डोंट फॉरगेट टू एनालाइज देम। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है बट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, सी यू।